नमस्कार बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 8 के सैम्पल पेपर को, जो आपके एनुअल एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हमने बना दिया है, जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हमने वहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी वहाँ पर खंड सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी को हमने क्या कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, पार्ट ए और पार्ट बी सी इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में हम पार्ट डी यानी कि सेक्शन डी को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो पैराग्राफ पे आधारित है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन और मैप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। तो इससे पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आपका क्वेश्चन पहला दे रखा है कि मृदा संसाधन के मुख्य खतरा हैं। आपको बताना है कि मृदा संसाधन के निम्न में से कौन सा खतरा है। तो जलवायु खतरा नहीं है, मृदा संरक्षण नहीं है, मृदा अपरदन यहाँ पर खतरा है। ठीक है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का बहाव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है। मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक पूछा है। निम्नीकरण का अर्थ ये होता है यानी कि मृदा की उपजाऊपन में कमी, यानी कि मृदा के उपजाऊपन में जो कमी आती है उसे हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सहायक कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थलाकृतियाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है। तो मृदा निम्नीकरण में जो सहायक कारक हैं ये मानवीय कारक और प्राकृतिक दोनों कारक सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं आगे। तो इंग्लिश में भी इसी तरह प्यारे बच्चों आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ के बाद सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने। यानी कि जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद बंगाल के नवाब कौन बनाया गया। तो बनाया गया था सिराजुद्दौला को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 9वें का 2 देखते हैं कि बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था। तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था। ठीक है, तो ये चाहते थे कंपनी। ठीक है, कंपनी चाहते थे कठपुतली शासक कि उनके इशारों पे काम करते रहे। ठीक है, चलिए 9वें का 3रा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं, तो ये किसने, लॉर्ड क्लाइव ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश में भी आप इसी प्रकार से देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में जब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो इंग्लिश में जब देखेंगे तो 9वें का इसमें बी सही था, फिर 9वें का दूसरे में ए सही था, तीसरे में आपका बी सही था। ठीक है, प्यारे बच्चों एक बार फिर से देखेंगे। 9वें में जो पहला क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में जब इसका आंसर होगा ये कंपनी हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है, कि किलेबंदी रोकने या राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया था। तो ये जो दिया था ये किसने दिया था, ये आपके सिराजुद्दौला ने दिया था। ठीक है, अगर हमने सी को लगाया होगा तो इसको आप सही कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, 9वें का पहले में बी, 9वें के दूसरे में ए, 9वें के तीसरे में बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 को देखेंगे, इससे अच्छे प्रकार से समझेंगे कि कोई एक चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव का परिणाम ये दे रखा है, ये अलग अलग पार्टियां हैं, ये सीटों की संख्या है। ठीक है, जनता अधिकार पार्टी को 53 सीटें मिली थी, क्षेत्र विकास पार्टी को 116 सीटें, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी को 21 सीटें मिली थी, समाज विकास पार्टी को 84 और निर्दलीय को 11, और टोटल सीट कितनी थी 285। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, सरकार बनने के लिए
यानी कि बहुमत में सरकार आने के लिए कितनी सीटों को लाना जरूरी है, यानी कि 50 प्लस एबो, यानी कि 50% प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले 285 का अगर हाफ आप करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इसका हाफ करेंगे कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 143। ठीक है, यानी कि जिस भी पार्टी को 143 से सीटें निकल कर आ जाएगी वो सरकार बहुमत में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 10 का पहला पूछा जा रहा है कि विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी। तो विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी यहाँ पर निकल कर आई थी, तो हमने जब देखा था तो विधानसभा की जो पार्टी सबसे निकल कर आई थी वो कौन सा था, यहाँ पर क्षेत्र विकास पार्टी, यानी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें निकल कर आई वो सबसे बड़ी पार्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा 10वें का तीसरा, क्षेत्र विकास पार्टी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है। तो सरकार के गठन के लिए जो बहुमत की संख्या है वो 143 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निर्दलीय कौन कहलाते हैं। तो निर्दलीय कौन कहलाते हैं कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते, यानी कि जो निर्दलीय होते हैं वो किसी दल के या किसी पार्टी के नहीं होते हैं, उन्हें हम निर्दल कहते हैं। यानी कि तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आप देख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, सीधे क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही गई क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट का कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब कि जो कर्क रेखा है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो बात होती है तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर एशिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एशिया से ये गुजरती है। तो ऐसा बात नहीं है कि अफ्रीका से नहीं गुजरती है, अफ्रीका भी एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, लेकिन बात यह कि यहाँ पर एशिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती होगी। ठीक है, तो कि यहाँ पर आंसर जो आपके दे रखा है पैराग्राफ में आपके एशिया करना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो यूराल करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यूराल पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। तो पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित महाद्वीप है उसका नाम एशिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन, यूरोप और एशिया से के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं। तो यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भूभाग है उसको क्या कहते हैं, तो उसको यूरोशिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आप देख लेंगे प्यारे बच्चों। अब हम करने वाले सेक्शन आगे पे। ठीक है, यानी कि आपके मानचित्र पर आधारित जो क्वेश्चन इसको देखेंगे। तो आपको करना क्या है कि भारत के मैप में आपको करना है। ठीक है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में 1857 की क्रांति के जो बगावत हुए थे, इन पांचों में से किन्हीं चार को क्या आपको फिल करना है। कौन कौन से फिल करना है, दिल्ली कहाँ पर है, राजधानी झांसी कहाँ पर है, बरेली कहाँ पर है, फैजाबाद कहाँ है, कानपुर कहाँ पर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दिल्ली को छोड़कर बाकी जो सारे जो पहले से ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो चलिए इनकी लोकेशन को हम देखते हैं। ठीक है, मैप में सीधे देखते हैं। आपके लिए मैप यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इस मैप में आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये मैप है, आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये आपके दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पर कर लेंगे, बाकी ये यूपी है, बाकी जो चार पहले से यूपी में फिल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हम भारत का मैप लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो 1857 की क्रांति की जो बगावत थे इनमें आपको फिल करना था, दिल्ली फिल करना था, बरेली, फैजाबाद और कानपुर। तो दिल्ली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके दिल्ली है, यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, इसकी लोकेशन आप जरूर ध्यान से देख ले बच्चों। आपके मैप में 1857 की क्रांति से संबंधित भी आपके क्या है ये पूछा जाएगा। और इसके बाद हम एक दूसरा सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जिनमें से भी आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखना। ठीक है, इंतजार करना बेटा। अब ये देखिए ये यहाँ पर बरेली है। ठीक है, ये बरेली आपके हो गए यहाँ पर, और ये आपके क्या है झांसी आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, लास्ट नीचे पे, और ये आपका फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है सारे के सारे मैप को हमने क्या है यहाँ पर फिल कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि सारे दोस्त आपके सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से प्रैक्टिस कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एक दूसरा सैम्पल पेपर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं कि आसानी से आप सारे उसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ धमाकेदार। तो चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, ठीक है।